अच्छा, हम अरे की बात कर रहे थे। अरे जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एलिमेंट्स को स्टोर करता है। किस टाइप के एलिमेंट्स? जो कि सेम टाइप के होते हैं। हर एक आइटम जो है वो एक अरे में स्टोर होता है। उस आइटम को हम एलिमेंट बोलते हैं और जिस जगह पे वो स्टोर होता है उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। जैसे कि नीचे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, 1D अरे मतलब कि एक डायमेंशन है उसका। फिर 2D अरे, दो तरह के डायमेंशन है। और थ्री डी अरे में जो होता है उसमें तीन तरह के डायमेंशन होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अरे को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले इस लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करेंगे, यानी न्यूमेरिकल लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करेंगे एज एन एनपी। मतलब हम ये जहाँ पे भी आगे कोड में यूज़ करेंगे तो सबसे पहले एनपी की वजह से यूज़ करेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, अगर हम वन डायमेंशनल अरे क्रिएट करना चाहते हैं तो हमने कोई वेरिएबल का नाम दिया है, उसके बाद एनपी यानी नमपाई की लाइब्रेरी यूज़ की है और डॉट अरे के हम क्या कौन सी अरे क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो है कुछ एलिमेंट्स अपनी मर्जी के जो भी एलिमेंट्स हम देना चाहें वो दे सकते हैं। फिर बाद में हम उसको प्रिंट कर सकते हैं उसी वेरिएबल को यूज़ करके। अगर हम वेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं एज अ कॉलम, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक ही ब्रैकेट में 1 2 3 तीनों मेंशन है। जबकि अगर हम ऐसे कॉलम क्रिएट करना चाहें तो हमने अलग अलग ब्रैकेट में वही एलिमेंट्स जो है वो डाले हैं और वो जो है पे एज अ कॉलम क्रिएट हो जाएंगे हमारे पास। अच्छा, अब जब हम टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा कि दो तरह के मतलब विद इन स्मॉल ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे। तो ये वन डायमेंशन में 1.5 2 और 3 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। जबकि दूसरी डायमेंशन में जो है वो 4 5 6 आ जाएंगे। इसका टाइप क्या होगा? फ्लोट होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो है एक 1.5 यानी डेसिमल वाला एलिमेंट जो है वो यूज़ किया है। फिर सिंपली अगर हम 3D अरे क्रिएट करना करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक डायमेंशन हो गया 1.5 2 और 3। लेट मी एक मिनट में पॉइंटर निकाल लूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारे पास एक आ गया है एक डायमेंशन 1.5 2 और 3। उसके अलावा जो है फिर दूसरे डायमेंशन जैसे 4 5 6, ठीक है। और फिर लास्ट में जो है वो तीसरा डायमेंशन 3 2 1 और 4 5 6। इसका टाइप क्या होगा? इसका भी टाइप हमारे पास फ्लोट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे एलिमेंट यूज हुआ है 1.5 यानी पॉइंट वाला एलिमेंट यूज हुआ है। तो इसमें भी जो है हमारे पास इससे 3D डायमेंशन एरे जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर हम उसी एरे को प्रिंट करना चाहेंगे तो हम ये वेरिएबल सिंपल लिख देंगे, जो भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो है डेटा क्लीनिंग। अब डेटा को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं? डेटा क्लीनिंग होता क्या है, या उसको हम क्लींजिंग भी बोल सकते हैं, डेटा रैंगलिंग भी बोल सकते हैं। ये हम अटेम्प्ट करते हैं मिसिंग वैल्यूज को फिल करने में, या उस डेटा में जो नॉइज है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम है और उसमें सारा जो है वो हाउस के नंबर हैं कि फॉर एग्जांपल हाउस का कौन सा नंबर है, और बीच में एक वैल्यू ऐसी है जो यूज हुई है जिसमें कोई और वैल्यू मतलब कोई स्ट्रिंग वैल्यू उसमें यूज हुई है ना, उसमें लोकेशन की वैल्यू जो है वो ऐड हो गई है। तो वो किस तरह होगा कि वो हमारे पास नॉइज हो जाएगा उसी डेटा में। तो उसको रिमूव करने के लिए उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और जो भी खराबियां उस डेटा में उसको इनकंसिस्टेंस है उसको करेक्ट करना है। सबसे पहले मिसिंग वैल्यूज जब भी हमारे पास क्लास की लेबलिंग मिस होती है यानी वो नहीं हमें मेंशन की होती, और उस माइनिंग हमने कोई माइनिंग टास्क करना होता है जिसमें क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व होती है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है और उसमें जो है कि ये क्लासिफाई करने कि ये डॉग है ये कैट है, और उसमें वो लेबल ही नहीं मेंशन कि ये चीज़ है क्या, तो मतलब कि उस टपल का कोई फायदा ही नहीं है कि आगे जाके हमने वो डेटा अगर ट्रेनिंग के लिए देना है तो सबसे पहले हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेटा भी इसकी वजह से चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम पूरे रो को जो है वो इग्नोर कर लें या उसको ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो ये तब कब कि मल्टीपल कॉलम्स जो है वो मिसिंग हो एक ही रो में। फॉर एग्जाम्पल
अगर हाउस प्रिडिक्शन के लिए हम कुछ यूज़ कर रहे हैं और उसमें हाउस के में बेड नंबर्स कितने हैं, उसके अलावा जो है वो घर है कहाँ पे, तो मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ अगर मिसिंग है उसमें, तो तब जो है हम उस रो को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास वो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो कोई फ़ायदा नहीं दे रहा हमें। अच्छा, ये कहते हैं कि हर एक एट्रीब्यूट में जो है मिसिंग वैल्यूज़ जो हैं या परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी करती है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक कॉलम में अगर आपके पास 50 मिसिंग वैल्यूज़ है तो दूसरे में भी मस्ट 50 हो, नहीं, हर एक कॉलम में डिफरेंट तरह की मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं। अब हम जब किसी भी एक टपल को इग्नोर करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो रिमेनिंग जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट के वैल्यूज़ हैं तो उसको भी हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, और वो जैसे मैंने पहले कहा कि वो डेटा हमारे लिए यूज़फुल साबित हो सकता है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए ये सबसे लीस्ट प्रेफर्ड मेथड जो है वो किसी भी वैल्यू या किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को जो है वो ड्रॉप आउट करना है अनटिल अनलेस हमारे पास जो है वो कोई मतलब वैल्यूएबल एडिशन ना दे रहा हो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक काम तो ये कर सकते हैं कि मैनुअली मिसिंग वैल्यूज़ को जो है वो फिल कर सकते हैं। ये जो है, लेकिन इससे क्या होता है, हमारे पास ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और ये ईज़ी भी नहीं होता, अगर स्पेशली अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट्स हों और उसमें बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ हो। तो उसके अब हम अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं कि ग्लोबल कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं कि वो हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर सके। जैसे कि हम अननोन यूज़ कर सकते हैं या इन्फिनिटी का साइन यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू है और उसका हमें नहीं पता और वो मिसिंग है, तो हम सिंपली उस पूरे कॉलम में जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं सब में हम अननोन फिल कर लेते हैं। अगर मिसिंग वैल्यूज़ को जो है वो अननोन से हमने फिल कर दिया तो वो जो माइनिंग अगर हम उस पे कर रहे हैं तो वो ये ऐसा ना हो कि वो ये सोचेगा कि अननोन की वैल्यू जो है वो कोई मीनिंग दे रही है या वो कोई जो है वो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है। ये मेथड भी हमारे पास सिंपल है, लेकिन ये भी पूरी प्रूफ के साथ हमें नहीं कह सकते कि ये जो है मतलब हाँ ठीक है, आपके पास कुछ वैल्यूज अगर मिसिंग हो और आप उससे मतलब ड्रॉप आउट करने से फिर अननोन जो है वो बेहतर है, लेकिन कंप्लीटली आप उसको एक फुल प्रूफ मेथड नहीं बोल सकते। अच्छा, अब उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तीसरी जो मेथडोलॉजी हमारे पास मिसिंग वैल्यू को फिल करने की वो है किसी भी उस एट्रीब्यूट का मीन या मीडियन या मोड जो है वो निकाल लेना और उसको मिसिंग वैल्यू में फिल कर देना। फॉर एग्जांपल एक कॉलम है उसमें अगर एक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है तो जो भी हमारे पास मिसिंग उसमें सेल है तो उसकी जगह हम वही वैल्यू डाल सकते हैं कि अच्छा ये हमारे पास मोस्टली रिपीट हुई है, तो हो सकता है कि ये वाली वैल्यू जो है इस सेल में भी हमारे पास आती हो। फिर उसके अलावा क्या कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि हमारे पास अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो उसका हम मीडियन निकाल लेते हैं, मतलब जो बीच की वैल्यू होती है और फिर जो मिसिंग वहाँ पे सेल्स होते हैं उसमें हम वो डाल देते हैं। उसका और सबसे मतलब प्रोबेबल वैल्यू जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो जो हमें लगता है कहीं पे हम मीडियन यूज़ करेंगे, कहीं पे हम मोड यूज़ करेंगे और कहीं पे हम जो है वो मीन यूज़ करेंगे। जो भी जहाँ पे हमें ठीक लगे कि अच्छा यहाँ पे ये वाली वैल्यू ज़्यादा प्रोबेबल आ सकती है तो उधर हम फिल करेंगे उसको। अच्छा, अब नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ कोई भी रैंडम एरर होता है या वेरिएंस होता है किसी भी मेजर्ड वेरिएबल में। उससे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वो 1 से 100 तक में सारे गिवन है, लेकिन एक स्टूडेंट की जो वैल्यू है वो 200 उससे ली हुई है। तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारे पास नॉइज़ी डेटा या नॉइज़ की वैल्यू आ जाएगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि 1 से 100 तक है, तो वो 200 कैसे आ सकता है? तो उस नॉइज़ी डेटा क्या को हम किस तरह कर सकते हैं, एक तो हम बिनिंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसके नेबरहुड को हम देखेंगे और उसी हिसाब से उस वैल्यूज़ जो उसके आस-पास हैं उसको हम ठीक करेंगे। या तो हम ये हो सकता है कि जो नहीं, उसके बाद ये हो सकता है कि जितनी भी हमने वैल्यू सॉर्ट की हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें बकेट्स या बिन्स में, क्योंकि बाइंडिंग मेथड जो है वो नेबरहुड से कंसल्ट करती हैं या उस जो है आसपास की वैल्यूज़ को देखती हैं, तो
वो लोकल स्मूथिंग। अब एग्जांपल में देखेंगे वहाँ से आप लोग को ज़्यादा चीज़ समझ आ जाएगी कि सॉर्टेड डेटा फॉर प्राइस इन डॉलर्स। आप लोग को डिफरेंट टाइप का डेटा दिया है, उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 बिन्स में डिवाइड कर दिया। जैसे पहला जो है वो 4, 8, 15 करीब-करीब वैल्यूज़ हैं, उसको हमने एक जगह कर दिया। फिर 21, 21, 24 ये करीब थी, उसको हमने दूसरे बिन में डाल दिया। और लास्टली जो थी 25, 28, 34 उसको हमने तीसरे बिन में डाल दिया है। अब हम क्या करते हैं, इनका मीन निकाल लेते हैं कि जो है हमारे पास पहली वाली वैल्यू का मीन क्या आता है, 9 आता है। हमने तीनों जगह 9 कर दिया। सेकंड वाली का 22 और थर्ड वाली का 29 आ गया। और अगर बाउंड्रीज के हिसाब से हम बात करें तो जो 4 के बाद हमने वही 4 डाल दिया, फिर 21 के बाद तो ऑलरेडी वही 21 था, और लास्ट में जो था 25 था, 25 के बाद भी हमने 25 डाल दिया है। तो ये भी हमारे पास नॉइज़ी डेटा को क्लीन करने का एक मेथड है। अच्छा, उसके अलावा रिग्रेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरह कि ये एक टेक्निक होता है जो कि किसी भी फंक्शन की डेटा वैल्यूज़ को कन्फर्म करता है। उसमें एक तो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन आता है जो कि जिससे हम बेस्ट लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स, और 1 एट्रीब्यूट को हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रेडिक्ट अनदर एट्रीब्यूट। उस पे मैं मल्टीपल टाइम बात कर चुकी हूँ और एग्ज़ाम्पल दे चुकी हूँ डिफरेंट तरह के। सबसे पहले जो मोस्टली यूज़्ड वाइडली यूज्ड जो एग्जांपल है वो हाउस की प्राइस प्रिडिक्शन करना है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, वो लीनियर रिग्रेशन की ही एक्सटेंशन है जब हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं और मल्टी डायमेंशनल अरेज में जो है वो डेटा हमारे पास स्टोर होता है। और उसके अलावा जो है फिर सेकेंडली आउटलायर एनालिसिस हम ये भी कर सकते हैं कि आउटलायर को एनालाइज कर सकते हैं किस तरह से, क्लस्टरिंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं उसको एक उसके डिफरेंट क्लस्टर्स बना लेते हैं, और जो उन क्लस्टर में नहीं आते तो हम उसको आउटलायर डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये आप लोग को अगर डायग्राम में दिख रहा होगा, 2D कस्टमर डेटा है जो कि कस्टमर्स की लोकेशंस की सिटी में उन कस्टमर की कौन कौन सी लोकेशन है उसके थ्रू प्लॉट किया गया है। और ये 3 तरह के डेटा क्लस्टर्स को शो करता है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। और आउटलायर्स जो हैं, जो ये जितने भी ये बाहर हमारे पास वैल्यूज हैं, ये इन सबको हम आउटलायर्स बोलेंगे, ये वाले जो हैं। अच्छा, अब डेटा तो जब हम क्लीन कर लेते हैं तो उसके बाद उस डेटा को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है कि डेटा को मर्ज करना मल्टीपल डेटा स्टोर्स में, मतलब कि हमारे हमारे पास जो है डेटा डिफरेंट जगहों पे स्टोर होता है और उन सबको एक साथ मर्ज कर लेना। अच्छा, उसमें क्या होता है, हमें बहुत केयरफुली करना होता है और ये काम एक डेटा इंजीनियर का होता है कि वो क्या करता है, वो रिडंडेंसीज को अवॉइड करता है या रिड्यूस करता है। रिडंडेंसीज क्या होती है, डुप्लीकेशन को, कि मतलब एक डेटा एक जगह पे मौजूद है और सिमिलर डेटा दूसरी जगह पे भी हमने डाल दिया है। या इनकंसिस्टेंसीज को, मतलब कि वो डेटा एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा। एक कॉलम जो है वो किसी और वैल्यू या किसी और से रिलेटेड है और दूसरा कॉलम जो है वो किसी और हमने उन दोनों के डेटा को मिक्स कर दिया है, तो ये क्या है, ये हमने इनकंसिस्टेंट डेटा बना दिया है। उसके बाद जो है जब हम इस तरह कर लेते हैं, मतलब कि उसमें हेटेरोजेनिटी आ जाती है, यानी डिफरेंसेस आ जाते हैं या स्ट्रक्चर के डेटा में जो है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमें सामना करना पड़ता है डेटा को इंटीग्रेट करने में। अच्छा, फिर एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, ये क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ इश्यूज जो होते हैं जो कि हम डेटा के इंटीग्रेशन के दौरान फेस करने पड़ते हैं, जिसमें स्कीमा इंटीग्रेशन एंड ऑब्जेक्ट मैचिंग कैन बी ट्रिकिंग। अब स्कीमा इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंट तरह के स्कीमाज होते हैं। हमारे पास स्टार स्कीमा होता है, स्नोफ्लैक स्कीमा होता है। जब डेटाबेस में हम डेटा को इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट यानी डायमेंशनल टेबल और फैक्ट टेबल्स डिफरेंटली बनाते हैं और स्कीमा के थ्रू जो है वो उस हिसाब से फिर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। अब कहते हैं कि हम कैसे जो है वो रियल वर्ल्ड की जितनी भी एंटिटीज हैं उसको मल्टीपल डेटा सोर्सेज के साथ मैच कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम बन जाता है जब हम एट्रीब्यूट्स को मैच करते हैं एक डेटाबेस की दूसरे के साथ इंटीग्रेशन के दौरान। तो तब हमें बहुत ही अटेंशन देनी पड़ती है डेटा के स्ट्रक्चर को। अच्छा,
अब रिडंडेंसी, जैसे मैंने पहले भी बात की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक एट्रीब्यूट है एनुअल रेवेन्यू, यानी एनुअली कितना हमारे पास जो है वो प्रॉफिट हुआ है, या कितना प्रॉफिट नहीं, सॉरी, कितना हमारी आमदनी कितनी हुई है, हमें कितना, मतलब हमने कितना कमाया है। तो वो रिडंडेंट हो सकता है अगर किसी दूसरे एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट से हमने डिराइव किया हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने हाउस ऑफ द प्राइस से ड्राइव किया हो, किसी ने किसी और उससे ड्राइव किया हो, कॉलम से ड्राइव किया, अच्छा हमारी टोटल रेवेन्यू इतनी हुई है, तो वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। कुछ रिडंडेंसीज जो है वो हम कोरिलेशन के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं और उससे हम उसको एनालाइज करते हैं कि कितना स्ट्रांगली एक एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे पर इम्प्लाई हो रहा है, बेस्ड जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल नॉमिनल डेटा है, हम क्या करते हैं, हम शाई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, ये जो स्टेटिस्टिक्स वाले हैं उनको पता होगा। और न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स जो है उसमें हम कोरिलेशन, कोएफिशिएंट और कोवेरियंस यूज करते हैं। दोनों जो है वो हमारे पास क्या करते हैं कि एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को वेरी करते हैं दूसरे से, मतलब उनको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कितना एक एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे से कितना मुख्तलिफ है। फिर टपल की डुप्लीकेशन आ जाती है। डुप्लीकेशन भी क्या होती है, ये हमारे पास डिटेक्ट कर सकते हैं टपल की लेवल पे, मतलब जहाँ पे दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल टपल्स मौजूद होते हैं किसी भी यूनिक डेटा एंट्री के केस में। फिर उसके लिए हम डीनॉर्मलाइज टेबल्स यूज करते हैं। वो क्या उसके लिए भी यूज होता है कि हम जो है जॉइंट्स को अवॉइड कर ले, मतलब डेटाबेस में क्या होता है कि हम डिफरेंट जॉइंट्स लगाते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की, उनके थ्रू ना, तो उसके लिए भी हम डिनॉर्मलाइज टेबल्स जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इनकंसिस्टेंसीज क्या होती है, वो भी अक्सर आती है हमारे पास जब बहुत सारे डुप्लीकेट्स आ जाते हैं, क्योंकि इनएक्यूरेट डेटा जो है वो इंटर होता है डेटाबेस में, या हमारे पास एक्सेल शीट्स में, या कहीं पे भी जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। तो कुछ को तो हम अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अब हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे वो डुप्लीकेशन हुई है, तो सबको अपडेट करना मतलब जितना भी हमारे पास डेटा आया है वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी परचेज ऑर्डर है डेटाबेस में, ठीक है, और उसमें वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जैसे कि परचेज नाम, जो उसको परचेज कर रहा है उसका नाम है, उसका एड्रेस है, इंस्टेड ऑफ अ की टू दिस इंफॉर्मेशन, मतलब उसकी कोई प्राइमरी की वगैरह नहीं है परचेजर की डेटाबेस का, बस उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ दी गई है। तो उससे क्या हो सकता है, हमारे पास डिस्क्रिपेंट, मतलब उसमें चेंज आ सकता है, या वो वेरी कर सकती है वो चीज़, या उसमें गलतियां हो सकती हैं। जैसे कि सेम जो भी वो परचेजर है, जो भी वो चीज़ खरीदने वाला है, उसका नाम डेटाबेस में और भी जगह सेम आ सकता है। अली का नाम फॉर एग्जांपल अली है, तो अली डेटाबेस में और भी जगहों पे आ सकता है डिफरेंट एड्रेसेस के साथ। तो अब उसी परचेज के साथ, फॉर एग्जांपल कपड़ों की दुकान पे वो गया है, अब उसने एक ब्रांड का जो है वो लॉन का सूट लिया है, और अब दूसरा अली है, उसने भी सेम ब्रांड का वही लॉन सूट लिया है। तो मतलब लोग तो दो डिफरेंट है, लेकिन उनकी कीज डिफरेंट नहीं है, इस वजह से उसमें जो है वो फिर गलतियां आ सकती हैं। अच्छा, और उसको अब हम उस कन्फ्लिक्ट को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेम, मतलब कोई भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, वो डिफरेंट सोर्सेज में डिफर कर सकता है, मुख्तलिफ जगहों पे, यानी मुख्तलिफ हो सकता है। वो रिप्रेजेंटेशन में भी वो मुख्तलिफ हो सकता है, या वो स्केलिंग में, या वो इनकोडिंग में। मिसाल के तौर पर एक वेट का एट्रीब्यूट है, यानी तो वो उसको एक सिस्टम में वो किलोग्राम में स्टोर हुआ है, जबकि दूसरे सिस्टम में वो किसी और यानी ग्राम्स में स्टोर हुआ है, या पाउंड्स में वही वेट स्टोर हुआ है। तो नंबर तो सेम है, मतलब जो वैल्यू है वो तो सेम है, लेकिन उसकी यूनिट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यूज हुए हैं। अब सिमिलरली होटल का जो होटल्स है अगर हमारे पास, तो उसमें कमरों की प्राइसेस डिफरेंट सिटीज के हिसाब से या डिफरेंट करेंसीज के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो है वो कोई और करेंसी यूज होती है, पाकिस्तान में कोई और यूज होती है, और उसकी सर्विसेज भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कोई जो है एक ही, मतलब फॉर एग्जांपल 5 स्टार होटल है, और लेकिन ब्रांचेस उसके डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट है। अब कोई जो है वो फ्री ब्रेकफास्ट दे रहा है, किसी के टैक्स डिफरेंट है, तो मतलब मुख्तलिफ जगहों पे वो मुख्तलिफ सर्विसेज दे सकता है। अच्छा, वो एब्स्ट्रैक्शन लेवल यानी बहुत ही लोअर लेवल पे भी वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एक सिस्टम में एट्रीब्यूट एक तरह से रिकॉर्ड होता है, जबकि दूसरे सिस्टम में वही एट्रीब्यूट किसी और तरीके से रिकॉर्ड होता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल टोटल सेल
जितना भी हुआ है वो एक डेटाबेस में एक ब्रांच की डिफर कर रहा है। वो किस चीज़ का सेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई दुकान है तो उसका कितने हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो है वो सेल हुआ है, तो उसका एक डेटाबेस में उसके डिफरेंट वो है, जबकि वही एट्रीब्यूट उसी नाम से दूसरे डेटाबेस में कोई और चीज़ के लिए रेफर हो रहा है। एक में तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वही चीज़ रेफर कर रहा है, जबकि दूसरे में जो है वो किसी स्पेसिफिक इलाके के लिए वही सेल्स जो है वो रेफर कर रहा है। तो हमारे पास नाम तो उनको एक दिया गया है, लेकिन वो वैल्यूज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शो हो रही है। मतलब उसमें जो है वो डिफरेंट, एक गिवन रीजन के लिए और एक तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब डेटा को रिडक्शन या डेटा को रिड्यूस करने के कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, ये टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं डेटा सेट को रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन के लिए। मतलब कि एक हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा सेट है, अब हम चाहते हैं कि उसकी एक बहुत ही स्मॉलर वॉल्यूम में उसको रिप्रेजेंट करें, जैसे कि पूरे पॉपुलेशन का हम कोई सैंपल लें। तो इसीलिए लेकिन हमने क्या करना होता है, हमने ओरिजिनल डेटा की भी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होता है। वो किस तरह के, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास डिफरेंट तादाद में मेल है और डिफरेंट तादाद में फीमेल है, अब वो एक डेटा सेट में है, लेकिन हमने उसका अगर उस पॉपुलेशन का एग्जाम्पल लेना है तो हमने दोनों की जिस तरह भी वो डेटा सेट्स में ओरिजिनल लार्ज डेटा सेट में शो होते हैं, उस तरह उस सैंपल में भी हमने उसको शो करना होता है। इसी तरह माइनिंग जो है वो रिड्यूस डेटा सेट में ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए और उसी तरह या उसके सिमिलर रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस होने चाहिए। डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है, ये हमारे पास प्रोसेस होता है कि उससे हम क्या कर सकते हैं, रैंडम वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स के नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं अंडर कंसिडरेशन। मतलब कि कौन कौन से, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स है जो हम कहते हैं कि हमारे एनालिसिस के लिए वो बेटर, उसमें मतलब कोई इनपुट नहीं दे रहे, तो हम क्या कर लेते हैं, हम सिंपली उसको रिड्यूस कर लेते हैं या ड्रॉप आउट कर लेते हैं। उसमें हमारे पास वेवलेट ट्रांसफॉर्म्स यूज होता है और पीसीए की टेक्निक यूज होती है, जो कि एक लार्ज डेटा सेट को या एक प्रोजेक्ट को एक स्मॉलर जगह में जो है वो या एक स्मॉलर उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा सबसेट सिलेक्शन, जैसे मैंने पहले बात की है उसी तरीके से कि हम कोई एक छोटा सा सबसेट उसी लार्ज डेटा का निकाल लेते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन में, जो कि इररिलेवेंट होता है हमारे पास या बहुत ही कम रिलेवेंट होता है या मतलब 2 दफ़ा रिपीट हुआ होता है। जैसे एक हमारे पास पोस्ट कोड होता है और एक हमारे पास जो है वो उसी के सिमिलर कोई और एट्रीब्यूट हो ना, और दोनों की वैल्यूज़ तकरीबन तकरीबन सेम हो, तो उसमें जो है वो हम उसको एट्रीब्यूट को रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद जो है न्यूमेरोसिटी रिडक्शन टेक्निक्स, ये क्या होता है, ये हम ओरिजिनल डेटा को वॉल्यूम को एक स्मॉलर फॉर्म ऑफ डेटा में रिप्रेजेंट करने के लिए अल्टरनेटिव मतलब उसमें रिप्लेस कर लेते हैं। ये टेक्निक या तो पैरामीट्रिक हो सकती है या फिर नॉन पैरामीट्रिक हो सकती है। अब पैरामीटर्स जहाँ पे होते हैं या पैरामीट्रिक मेथड्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, एक मॉडल है जो कि डेटा को एस्टिमेट करता है सो दैट मतलब डेटा सिर्फ एक ही डेटा पैरामीटर्स जो है वो उसी तरीके का स्टोर कर लेता है जो कि उनको चाहिए होते हैं, पूरा डेटा वो नहीं स्टोर करता। उसके उसके और जिस फिर इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास नॉइज होता है या आउटलायर्स होते हैं वो भी स्टोर हो जाते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि रिग्रेशन हो गया या लॉग लीनियर मॉडल्स हो गए, ये इसके थ्रू है। जबकि नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स में क्या होता है, इसमें हम ये करते हैं कि जो हिस्टोग्राम हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, सैम्पलिंग हो गया, डेटा क्यूब इंटीग्रेशन हो गया, इसमें क्या होता है कि हम डेटा को बहुत ही छोटे रिप्रेजेंटेशन के साथ स्टोर कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने क्लस्टर्स अभी जैसे पिछले पिक्चर में हमने देखे, तो उसमें क्या था, पूरा डेटा वो नहीं स्टोर कर रहा था, वो छोटे छोटे जो सिमिलर जो क्लस्टर्स बने हुए थे उसी को ही सिर्फ वो फिर डेटा स्टोरेज में वो स्टोर करेगा। अच्छा, तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिड्यूस करने के लिए डेटा कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम उस डेटा को कंप्रेस कर सकें ओरिजिनल डेटा से। अगर फॉर एग्जांपल ओरिजिनल डेटा हमारे पास 2 GB का है तो उसको हम रिड्यूस करके 1 GB का या इस तरह उसको हम कंप्रेस कर सकें, कम कर सकें। अब इससे क्या होता है
कि अगर हम ये कर सकें कि मतलब फॉर एग्जांपल 2 जीबी की फ़ाइल हमने 1 जीबी में कन्वर्ट कर दी और वही 1 जीबी की फ़ाइल हम दोबारा से 2 जीबी में कन्वर्ट कर सकें, तो इस डेटा सेट को इस डेटा रिडक्शन को हम लॉसलेस कहेंगे। लेकिन अगर एक दफ़ा हमने डेटा को कुछ ऐसा डेटा हुआ जिसको एक दफ़ा हमने कंप्रेस कर लिया और दोबारा से वो ओरिजिनल फ़ॉर्म में ना आ सके, तो इसमें क्या होता है, वो लॉस ही होता है, मतलब उसमें ओरिजिनल डेटा जो है उसको हम लॉस कर लेते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के लॉसलेस एल्गोरिथम्स हैं स्ट्रिंग को कंप्रेस करने के लिए, लेकिन सिर्फ ये लिमिटेड डेटा पे काम करते हैं। अब बहुत ज़्यादा डेटा पे इसको नहीं रन कर सकते। अब डायमेंशनलिटी रिडक्शन और न्यूमेरॉसिटी रिडक्शन टेक्निक्स जो अंडर जो है वो मतलब अगर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। डेटा ट्रांसफॉर्म इसमें क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग में कि डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं या उसको अलग कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो भी माइनिंग प्रोसेस का रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और जो है पैटर्न जो पैटर्न्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो हम इजीली उसको समझ सकें। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में डेटा ट्रांसफॉर्म होता है ऐसी शक्लों में ताकि माइनिंग के लिए वो मुनासिब हो जाए। और सिमिलरली स्ट्रेटजीज जो हैं वो अप्लाई होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो स्मूथिंग होता है, एक एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन और एक एग्रीगेशन। स्मूथिंग में क्या होता है, उसमें हम डेटा से नॉइस को रिमूव कर लेते हैं, जैसे पीछे पीछे हमने एक टेक्निक पढ़ी बिनिंग की, उसके अलावा रिग्रेशन की या फिर क्लस्टरिंग की, ये सारे स्मूथिंग के अंडर आते हैं। अब एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आता है, उसमें हम फीचर कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, जबकि जिससे हम नए एट्रीब्यूट्स उससे हम बना सकें और जो भी हमारे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है उसमें हम डाल सकें ताकि हमारे माइनिंग प्रोसेस में वो हेल्प कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम दिया गया है, ठीक है, तो टाइम का एक कॉलम है, लेकिन उस एट्रीब्यूट से हम किस तरह मल्टीपल एट्रीब्यूट बना सकते हैं कि सेकंड्स का हम अलग कॉलम बना लें, आवर्स का हम अलग कॉलम बना लें, उसके अलावा जो है मिनट्स का अलग कॉलम बना लें। तो ये हमने क्या किया, एट्रीब्यूट की कंस्ट्रक्शन कर ली एक ही एट्रीब्यूट से। अब उसके उसके बाद जो है एग्रीगेशन में क्या आता है कि उस पूरे डेटा की हम समरी ये निकाल लें या फिर हम उसको एग्रीगेट कोई भी एग्रीगेट ऑपरेशन से अप्लाई करें। जैसे कि हमारे पास डेली जो है वो सेल्स का डेटा है, उसको हम एग्रीगेट यानी जमा कर सकते हैं या कंप्यूट कर सकते हैं मंथली बेसिस पे कि महीने में टोटल सेल्स कितना हुआ है या एनुअली हमारे पास टोटली कितना अमाउंट आया। तो ये क्या है, ये हमने डेली का डेटा मंथली या ईयरली में एग्रीगेट कर लिया है। ये क्या होता है, ये डेटा क्यूब के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, सॉरी या यूज होता है डेटा एनालिसिस के लिए मुख्तलिफ तरह के एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे। अच्छा, उसके बाद जो है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में नॉर्मलाइजेशन यूज कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि एट्रीब्यूटेड डेटा हमारे पास स्केल होता है ताकि वो एक स्मॉलर रेंज में आ सके। फॉर एग्जांपल वैल्यूज हैं वो 100 से लेकर थाउजेंड्स की रेंज में है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम असाइन कर लेते हैं कि ये सारी वैल्यूज जो है -1 से लेकर 1 के दरमियान हो या 0 से लेकर 1 के दरमियान हो। अब इसके अंदर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, बाकी 1.1 आ सकता है, 1.2 आ सकता है, 1.3 आ सकते हैं, मतलब इस तरह अगर या अगर 0 से 1 के दरमियान हो तो फिर 0.1 आ सकते हैं, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन जाते जाओ 1 तक जाते जाओ। वो सारी वैल्यूज जो है उसको हम इसमें 0.0 से लेकर 1.0 के दरमियान कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कोई भी हम स्टैंडर्ड रख लेते हैं कि इससे इन वैल्यूज के दरमियान जो है हम इस डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे। उसके बाद जो है डिस्क्रिटाइजेशन, उसमें क्या होता है कि रॉ वैल्यूज जो है हमारे पास किसी भी न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट की, जैसे हमारे पास एज हो गया, तो उसको हम इंटरवल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है और उसमें मुख्तलिफ लड़कों की एज जो है, किसी की 7 है, किसी की 15 है, किसी की 8 है, तो उसको हमने कैटेगराइज कर लिया है। जैसे 0 के 10 के दरमियान अगर आएगा तो वो उस मतलब 7 होगा तो वो 0 से 10 के दरमियान आ जाएगा, अगर वो 15 होगा तो 11 से 20 के दरमियान आ जाएगा, इस तरह। या हम उसको कंसेप्चुअल लेवल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे पास यूथ हो गए, एडल्ट हो गया, सीनियर हो गया, चाइल्ड हो गया, इस तरह के कुछ लेबल्स दे देते हैं।
और ये क्या होता है, ये मतलब हायर लेवल पे हमने इसको क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, हम बहुत डीप डाउन नहीं जा रहे, जबकि बजाय इसके कि हम एक एक वैल्यू को वो करें, हम ताकि हम एनालाइज कर सकें हमारे पास यूथ कितनी है, एडल्ट कितने हैं, सीनियर्स कितने हैं, चाइल्ड्स कितने हैं, तो वो उसी न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट को हमने हायरार्की में कन्वर्ट कर दिया है। और उसमें जो है यूजर्स की जो भी नीड होती है उसके रिकॉर्डिंग ही हम डेटा की डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं। जैसे किसी को उम्र जानना है कि कितने उम्र के लोग जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, या मतलब इस डेटा में जिस तरह की, या कितने उम्र के लोग जो हैं वो हमसे क्या चीज़ परचेज कर रहे हैं या सिमिलर कुछ भी, तो वो क्या करेगा, वो कैटेगराइज करेगा 0 से 10, 11 से 20 इस तरह की वैल्यूज में। जबकि किसी को जानना होगा कि मेरे फॉलोवर्स फॉर एग्जांपल कौन से लोग हैं ज़्यादातर फेसबुक पे जो हैं, तो वो क्या करेगा, वो यूथ, एडल्ट, सीनियर इन चीज़ों में वो कर लेगा। तो जो भी उस यूज़र की नीड होगी उसी के हिसाब से उस डेटा को जो है वो मैनिपुलेट किया जाएगा। अच्छा, कंसेप्ट हायरार्की जनरेशन फॉर नॉमिनल डेटा, इसमें क्या होता है कि एट्रीब्यूट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीट हो गया, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं एक हायर लेवल के कंसेप्ट में, जैसे सिटी या कंट्री। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने स्ट्रीट लिखा हुआ है, तो उसको हम उस स्ट्रीट की जगह हम उसकी सिटी या उसकी कंट्री लिख लेते हैं। तो बहुत सारी हायरार्कीज हो सकती है नॉमिनल एट्रीब्यूट के लिए, वो क्या उसी डेटाबेस के स्कीमा में होती हैं, और वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो सकती है स्कीमा डेफिनेशन लेवल पे। मतलब जो जब भी हम स्कीमा को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम स्ट्रीट यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम सिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कंट्री यूज़ करेंगे। अच्छा, ये था हमारा आज का लेक्चर। जी हाँ, anyone have any question? Anyone of you? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है आज? अवैस है हमारे पास? जी अवैस मौजूद है कॉल में? अवैस भी है, अवैस भी। जी मौजूद है अवैस ने वो। भी ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन किया है, अभी 1 सेकंड हुआ है उसका। अच्छा ठीक है। उन्होंने कल परसों मुझसे क्वेश्चन किया था स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग और लिस्ट कम्प्रिहेंशन के बारे में। तो जो उसका मैं आंसर देना चाहूँगी कि जो हमारे पास इंडेक्सिंग होता है वो तो प्लेस का बताता है ना कि कौन सा एलिमेंट किस प्लेस पे पड़ा हुआ है। जो हमारे पास लिस्ट कम्प्रिहेंशन होता है उसमें फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी कॉलम के, जैसे हमारे पास कोई फ्रूट का कॉलम है, उसके अंदर एप्पल है, हमारे पास ऑरेंज है, बनाना है, तो उसी को ही हम कन्वर्ट कर लेते हैं। वो अगर हमारे पास स्मॉल लेटर्स में सारा लिखा गया है, तो उसको अगर हम कैपिटल लेटर्स में सारा कन्वर्ट कर लें, तो ये हमने क्या कर दिया, उसी लिस्ट से एक और लिस्ट बना दी है, तो उसको हम लिस्ट कम्प्रिहेंशन बोलते हैं। जी यहाँ पे हमारे साथ मेंबर्स है, लेकिन क्वेश्चन मेरे ख्याल में किसी का भी नहीं है। सबको समझ आ रही है? चलिए ठीक है, पर हम सेशन को वाइंड अप कर लेते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो वाइंड अप कर देते हैं। अवैस आप तो अभी आए हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और सबने अपनी अटेंडेंस दी है ना, ऐसा ना हो कि फिर वो आप लोग जो है ना वो सर्टिफिकेट के टाइम कहते हैं कि हमने लिया था और यहाँ पे अटेंडेंस नहीं दी हुई थी, किसी ने जो है ना 10 मिनट की क्लास सिर्फ ली हुई थी, चला जाता है और फिर बाद में कहते हैं। तो नहीं दी तो दे दे भी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकता है, नहीं कर सकते तो हम इस टॉपिक को जो है ना फिर वाइंड अप कर देते हैं। एनी वन ऑफ यू? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग। जैसे कि मैंने बता दिया था कि मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी स्टार्ट हो गए हैं मेरे पेपर। तो क्वेश्चन तो नहीं है, और अगर ये स्लाइड मिल जाए तो अच्छा होगा। वो स्लाइड ठीक है, मैडम जो आपके है ना। साथ स्लाइड शेयर कर दो। ठीक है जी। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, हम इन कर ले। आई थिंक
किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। सो मैडम थैंक यू वेरी मच कि आप गाँव में हैं और आपने अपना टाइम निकाला और आज का सेशन लिया। थैंक यू फॉर योर टाइम, और बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि आपको हम बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं सेशंस के लिए, क्योंकि आपकी अम्मी भी बीमार है। तो हमारी दुआ है कि वो इंशाल्लाह अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे, और आपने हमारे लिए टाइम निकाला और स्टूडेंट्स को जी कुछ ना बस कुछ सिखाया आज भी। सो थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू जी वेरी मच बस वंस दुआ अगेन। क्या करें, ये दुआओं ज़रूर के लिए ज़रूर लगे इंशाल्लाह। हुए हैं। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।